अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 कैब 6 का स्टार्ट हो गया जी। वैसे तो हम IS 38 कर रहे हैं। इसको क्या हुआ है? माशाल्लाह। खैर, ये सवाल हमने करने हैं। एक 19 मैंने आपको करवाना था और दूसरा जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह उनको। लेकिन ऑनलाइन वालों मैंने फ़िज़िकल वाले बच्चों से मशवरा किया है कि IFRS 16 हमने जो शुरू करना है, क्यों ना हम उसको पहले पार्ट में शुरू कर लें और तसल्ली से उसको करें। पहले एक पार्ट में हो जाए, वो हो जाए, ना भी हो तो हम उसको अगले पार्ट तक कंटिन्यू करें, क्योंकि ये नया स्टैंडर्ड है, नई बातें हैं, पहली बार इसको देख रहे होंगे। आराम सुकून से इसको करते हैं और फिर जो टाइम होगा बचा खुचा वो IS 38 को देंगे। वैसे भी हमारा तकरीबन वो कंप्लीट है, पास पेपर्स ही हैं डिस्कस होने वाले, तो इस वजह से ये कर लें। तो फिर बच्चों ने कहा जी बिल्कुल ये सही आप कह रहे हैं, हम मुत्तफिक कर हो गए हैं हम एक बात पे। तो अब ये 19 और इसी तरह से आई थिंक 21 था होमवर्क में, ये डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों ने सवाल किए घर पे, हो गए थे? चलो 2 थे, चलो 3 थे, जितने भी थे करेंगे डिस्कस। फिर इसकी थ्योरी भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करनी है, इसके MCQs हैं, ये हम फिर साथ साथ करते चले जाएंगे। मेन फोकस हमारा जो है वो IFRS 16 पे होगा। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि IFRS 16 शुरू हो रहा है। अब ईद के बाद आज कितना लेक्चर है? तीसरा है। तो मैंने 2 दिन भी इंतज़ार ही समझो कर लिया एक तरह से। तो IS 38 भी करना है, लेकिन वो साथ साथ चल सकता था। हमारी लंबी क्लास होती है, इंशाल्लाह वो साथ साथ ही चलाएंगे। तो फिर आज हम बात शुरू करेंगे एक नए स्टैंडर्ड पे। अच्छा जी, ये एक बंदा है और इस बंदे के ख्याल है, ये ऐसे ही है ना? मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा ख्याल किया और इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है जी आपको? ठीक है जी, ये बंदा चाह रहा है कि मैं एक गाड़ी खरीदूं, लेकिन इसके पास इस गाड़ी को खरीदने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, ये बंदा गया बैंक में जाकर, इसने बैंक वालों से कहा कि यार बैंक भी हो सकता है या लीजिंग कंपनीज भी होती हैं, बैंक भी ये लीजिंग वाला काम करते हैं और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो काम ही सिर्फ यही कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक या लीजिंग कंपनी के पास हम गए, ये बंदा गया और जाके इसने कहा मुझे एक गाड़ी चाहिए, लेकिन मेरे पास इकट्ठे देने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जिन्होंने कल तक के लेक्चर्स पूरे नहीं किए हुए, कोई बात नहीं, वो पूरे कर लें, ठीक है ना? ये नया स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है, तो इसके साथ फिलहाल किसी इंट्रो FAR पढ़ी हुई है, काफ़ी है, बस उसका नॉलेज को यूज़ करते हुए नया स्टैंडर्ड पढ़ना है बस, ठीक है ना? लेकिन पिछले लेक्चर इसी वीक में पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फिर साथ साथ ये चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। जैसे आगे चल के IS 12 हम शुरू करते हैं, तो IS 38 भी उसमें आ रहा होगा, IS 21 भी उसके अंदर आ रहा होगा, जो हमने 2 टॉपिक्स अभी तक पढ़े, ठीक है ना? तो ये काइंडली पूरे कर लीजिएगा, इसी वीक में यही मौका है, उसके बाद मौका नहीं मिलना, इसने आपको मौका नहीं देना फिर, ठीक है? अच्छा, अब ये बंदा बैंक के पास गया, तो बैंक ने जनाब कहा कोई मसला नहीं जी, गाड़ी का बंदोबस्त कर देते हैं आपको। तो बैंक ने होंडा वालों से कहा कि जी आप हमें एक गाड़ी दें, हमने इस बंदे को ये गाड़ी देनी है। तो होंडा जो कि एक मैन्युफैक्चरर है गाड़ियों का, उससे इन्होंने 80 लाख में एक गाड़ी ले ली। ठीक है, ये गाड़ी लेकर उन्होंने ये गाड़ी इस यूज़र को दे दी। ये गाड़ी का रुख अब इस तरफ है, इस तरफ लाइटें लगी हैं, ठीक है? अब ये गाड़ी बैंक से इस बंदे की तरफ चली गई, लेकिन इस बंदे के पास इकट्ठे देने के लिए पैसे नहीं थे। अब बैंक ने एक स्केड्यूल तय कर लिया कि जी आपने अगले 4 साल के अंदर हमें 25-25 लाख करके 4 किस्तों में इस गाड़ी के पैसे दे देने। ठीक है जी, तो ओ तो ओ ये जनाब 4 अदद किस्तें हैं जो बैंक को जानी है। हर किस्त कितनी? 25 लाख की। लैक्स लिखना है, लैक्स। बेटा गड्डी लइए,
ठीक है। अब गाड़ी की तो कीमत थी 80 लाख, तो बैंक वाले 80 लाख ही ले रहे हैं? नहीं, बैंक वाले जो है वो पूरा 1 करोड़ ले रहे हैं, 100 लाख ले रहे हैं। तो ये 20 लाख ऊपर ले रहे हैं, ये फिर किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। अगर यही बंदा आज होंडा वालों के पास जाता और जाकर कैश में गाड़ी खरीदता तो यही गाड़ी इसको 80 लाख में मिल जानी थी, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो थी वो कितनी थी? 80 लाख। लेकिन इसको जब इस बंदे ने बैंक से ले लिया किस्तों पर, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं लीज अरेंजमेंट। क्या कहते हैं जी? ये लीज है नहीं है, ये कैसे है, वो बड़ी बातें अभी हमने करनी है, लेकिन फिलहाल इतनी बात बता दूं कि ये बंदा क्या है? लेसी। ये कौन है जी? लस्सी नहीं, लेसी, ठीक है। एक होती है लस्सी, तो आप मेरे दिमाग की बनाते हैं, एक है लेसी। ये लेसी वो जिसने लीज पर एसेट लिया है, ठीक है, और बदले में इसने पेमेंट्स करनी है जिसको कहा जाता है लीज पेमेंट्स। क्या कहा जाता है जी? लीज पेमेंट्स। तो 25 लाख की एक पेमेंट है और कितनी पेमेंट्स हैं? 4 पेमेंट्स हैं, तो टोटल 100 लाख ये अगले 4 साल में किस्तों में जो है वो बैंक को पे कर रहा है बंदा। इसको कहते हैं लीज पेमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 रुपये वाली चीज़ के 100 दे रहा है, तो मतलब 20 रुपये इसने क्या पे किया? इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब ये जो सवाल है जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ आपसे अकाउंटिंग, ये लेसी की अकाउंटिंग आपको सिखाऊंगा। किसकी अकाउंटिंग जी? ये जो लेसी है इसकी किताबों में ये लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी ये हमने सीखना है, ठीक है। तो लेसी के सवालों में याद रखना सबसे पहली बात, हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को इग्नोर कर देंगे। क्यों? अकाउंटिंग है एक, बस जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है एसेट किताबों में लेसी ने, वो अमाउंट कुछ और होगी, वो किसी और तरीके से निकलेगी। वो अलग बात है कि सेम यही निकल आए, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लेसी के सवाल, लेसी की अकाउंटिंग आपको सिखाना शुरू कर रहा हूँ। हम लेसी की अकाउंटिंग सीखेंगे, फिर हम लेसर की अकाउंटिंग भी सीखेंगे। लेसी के अंदर भी 2 तरह की लीज है, लेसर की भी 2 तरह की लीज है, फिर लेसर आगे 2 तरह के हैं, मतलब एक सादा लेसर जो आप सामने लिखा हुआ है और एक डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर होते हैं। तो ये बहुत सारी कहानी, 14, 15, 16 लेक्चर्स इस पे लग जाते हैं। अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है ये, मुश्किल टॉपिक है ये, ठीक है, मतलब देखने में, वरना नहीं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जब आप कर रहे होंगे तो कहेंगे यस बिल्कुल सही आता है, लेकिन 1, 1.5, 2 महीने बाद फिर वो चीज़ें भूल रही होंगी। तो उसका हल हम निकालेंगे इंशाल्लाह आगे, वीकेंड टू वीकेंड रिवीजन रखेंगे इसकी, ठीक है। फिर आगे टेस्ट के अंदर आता है, फिर टर्म टेस्ट में फिर इकट्ठा होकर आ जाएगा। कोशिश करेंगे ये चीज़ें भूलें ना। चीज़ें FAR की कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर जो है वो FAR से ज़्यादा हैं, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हैं, मुश्किल नहीं है पर ज़्यादा बहुत हैं चीज़ें, ठीक है। लें जी, अब ये अरेंजमेंट आपका आ गया, ठीक है। इसकी कुछ समझ आई है आपको? एसेट लेसर देगा लेसी को, लेसी उसको किस्तें पे करेगा, ठीक है, और उसमें चूंकि लेट पेमेंट कर रहा है तो कुछ इंटरेस्ट भी उसके अंदर साथ में पे हो रहा होगा, ठीक है। भाई इसको 23 पे करा दें, एक आधा AC और भी चला दें, चला दें ना। अच्छा, अब वैसे तो मेरे ख्याल में हमने डिस्काउंटिंग को रिवाइज नहीं किया था ना खास। चलो थोड़ा सा डिस्काउंटिंग को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब इस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्काउंटिंग हमने बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्काउंटिंग की ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने एक गाड़ी, इस भाई साहब ने ये गाड़ी यहाँ पर ले ली, तो ये एसेट, अंडरलाइंग एसेट इस सवाल में क्या है? गाड़ी, ठीक है। ये आज मिल गई है और 2010 का साल है, तो 2010, 11, 12 और 13, 3 साल में उसने किस्तों में ये पे करना है। लेट से 130 रुपये की किस्त एक पे होगी 10 के एंड पे, दूसरी, अच्छा ये एंड और स्टार्ट दोनों हो सकते हैं, फिलहाल एंड पे रखें, ठीक है। दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त। अब एसेट को रिकॉर्ड करना है लेसी की किताबों में। लेसी की किताबों में क्यों रिकॉर्ड करना है जी?
आपको पता है जब आप लीज पे एसेट लेते हैं तो लेसर एसेट को अपने ही नाम रखता है। बैंक से एसेट लीज कराएं तो वो बैंक के नाम पे ओनरशिप रहती है जब तक के पेमेंट पूरी ना हो जाए। अब हमने जो बचपन में पढ़ रखा है वो तो ये है कि आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। एसेट अगर आपने किताबों में रिकॉर्ड करना है तो फिर ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन असल बात क्या थी, आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो बचपन में इंट्रो में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो एक्चुअली परफॉर्म अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। वो कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या जी? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? सब्सटेंस कहते हैं रियलिटी को। सब्सटेंस क्या है जी? ये दोबारा बात कर लूंगा वहां पे। सब्सटेंस किसे कहते हैं जी? रियलिटी को। और फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म। तो अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि मेयर लीगल फॉर्म ही ना देखते जाइए, आप असल में रियलिटी चेक करें। इन रियलिटी तो ये एसेट लेसर के ही कंट्रोल में है। सारी जिंदगी ये एसेट लेसर के पास ही रहना है। एंड पे कभी वापस भी कर देता है, कभी नहीं भी करता, लेकिन उसके पल्ले रहता कुछ नहीं है। ये आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल सादा बात, ये लेसर के नाम पे होते हुए भी एसेट लेसी अपनी किताबों में रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट कार फरमा है वो क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसलिए अब ये ज़हन में ना आया आपके कि एसेट तो लेसर के नाम पे है तो आप सारी अकाउंटिंग एसेट की लेसी किताबों में करा रहे हैं। लेसी अपनी किताबों में इस एसेट को इसलिए रिकॉर्ड करेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इन एसेट का नाम क्या, वो सारी बातें कर लेते हैं। फिलहाल ज़रा मैं थोड़ी सी बात करने लगा था डिस्काउंटिंग की, कि आज खड़े होकर इस लेसी ने अपनी किताबों में ये एसेट जब रिकॉर्ड करना होगा तो ये एसेट जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। अब इस वजह से मैं डिस्काउंटिंग आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने 1 जनवरी 2010 पे खड़े होकर। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, सिंपल डिस्काउंटिंग भी कर सकते हैं आप और एन्युटी डिस्काउंटिंग भी। कुछ याद है? थोड़ा बहुत एफएआर के अंदर भी आप रिवाइज करते हैं, वैसे तो आप इसको क्यूएम में पढ़ के आते हैं डिस्काउंटिंग को, ठीक है। सिंपल डिस्काउंटिंग, आपने फ्यूचर वैल्यू को पकड़ना है और 1 + i⁻⁻n, ठीक है। i मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट और n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल डिस्काउंटिंग ही करें तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने यहाँ पे खड़े होकर निकालनी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, तो 130 ये जो पड़ा है इसको कितने साल पीछे बुलाओगे? 1 साल। अज्यूमिंग रेट ऑफ डिस्काउंट रेट इज 10%, ठीक है, हमारा सवाल है। तो इनटू 1.1⁻⁻1, फिर ये दूसरा 130 2 साल पीछे आ गया। जिसने डिस्काउंटिंग नहीं भी पढ़ी हो या भूल गई हो उसको भी रिवाइज हो जाए। तीसरा 130 3 साल पीछे आ गया। और चौथा दूर से आ रहा है 4 साल पीछे। इसको फ़ोन करके बुलाएंगे, इस पर आवाज़ जानी नहीं। तो टोटल 412। तो लेसी अपनी किताबों में 1 जनवरी 10 पे इस लीज्ड एसेट को रिकॉर्ड करेगा 412 पे। सवाल में 412 गिवन नहीं होगा, सवाल में 130 गिवन होगा, सवाल में 10% गिवन होगा, सवाल में 4 साल का बताया गया होगा, सवाल में बताया गया होगा एरियर में या एडवांस में किस्तें पे होती हैं। सही है। अब इसी काम को हम इतना लेंथी तरीके से करने की बजाय शॉर्ट तरीका भी लगा सकते हैं। एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए चंद शराइत हुआ करती हैं। एन्युटी के फॉर्मूला से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी क्या है? एक तो मल्टीपल कैश फ्लोज हों, एक नहीं एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हों और सेम अमाउंट के हों, सेम इंटरवल से हों, ठीक है। तो 3 शराइत क्या निकली जी? मल्टीपल कैश फ्लोज हों यानी एक से ज़्यादा हों, फिर सेम अमाउंट के हों, और तीसरा सेम इंटरवल। मैंने सेम इंटरवल में ईयर नहीं लिखा, ये ईयर भी हो सकता है, ये 6 मंथ भी हो सकते हैं, ये क्वार्टर भी हो सकता है, ये मंथ भी हो सकता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो है जनाब, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 -
1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं होगा, यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ कैश फ्लोज होगा। बस ये फ़र्क याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स। ईयर भी हो सकता है, बेशक यहाँ पे भी हो जाए, ईयर हो जाए, मंथ हो जाए, क्वार्टर हो जाए, वो पीरियड आएगा। n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, जबकि यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग रिवाइज हो रही है हमारी। तो पीवी ऑफ एलपी निकालने का दूसरा तरीका क्या है, 130 सेम कैश फ्लोज है, सेम इंटरवल के साथ है, और एक से ज़्यादा है, 4 कैश फ्लोज हैं, ठीक है, सही है। तो 130 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर, तो कितने कैश फ्लोज हैं जी, 4, तो -4। यहाँ पे ईयर्स नहीं लेना, यहीं पर 6 मंथ आ जाएं तो ईयर तो 4 बनेंगे, लेकिन किस्तें जो हैं वो 8 होंगी, तो हमने फिर -8 करना होगा। क्वार्टरली पेमेंट्स होती 4 साल में, तो ईयर तो 4 ही थे, लेकिन हर साल में 3 क्वार्टर, तो 4 दिया 12, कैश फ्लोज 12 होते, तो यहाँ -12 करते, ठीक है। लेकिन सिंपल डिस्काउंटिंग में पीरियड लेने होते हैं, ठीक है, कैश फ्लोज का मसला नहीं होता। चलो लगा रहे, अच्छा, तो -4 डिवाइडेड बाय, आंसर क्या आया, वही 412 ही आएगा। तो अगर कैश फ्लो सिमिलर होंगे, सिमिलर इंटरवल से होंगे और एक से ज़्यादा होंगे, तो हम एनवीटी का फॉर्मूला यूज़ करके डिस्काउंटिंग कर लिया करेंगे, ठीक है। ये जी अभी तक की थोड़ी सी डिस्कशन, लीज का थोड़ा अरेंजमेंट समझाने की कोशिश की है, और फिर ये डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर हमारी रिवाइज होनी। किस्तें कभी एडवांस में आने लग जाएंगी, कभी एरियर में, कभी पहले एडवांस में बाद में एरियर में, कभी बीच में से, कभी स्टार्ट में, किस्तें मिस होने लग जाएंगी। तो बहुत सारे अभी ड्रामे इसमें होने हैं। डिस्काउंटिंग के अंदर हम अच्छी खासी प्रैक्टिस फिर इसकी करेंगे। ओके, चलें आगे। अब यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। जी करें शुरू। अच्छा जी, अब पेज नंबर है आपकी बुक्स का 41। इस पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में 2 अदद एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये ज़रा फटाफट करके रिवाइज ना कर लें ज़रा। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की निकालो 1 जनवरी 2014 पे। सिर्फ पहले ही करो, दूसरा ना करो। दूसरा भी वैसे कर लेने में हर्ज नहीं है, अभी दे दें एजाज को, फिलहाल काम ठीक है, सिर पीड़ घट हो गई। जी, लीज पेमेंट है 80 रुपये और एनुअली इन एरियर पे होनी है। लीज टर्म 4 साल है और डिस्काउंट रेट 14% है। लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी 2014। अब 1 जनवरी 2014 पर लीज शुरू हो रही है और रेंटल्स कितने हैं जी, 4, ठीक है जी, 80-80 के 4 हैं और हैं भी एरियर में। ठीक है जी। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है लीज पेमेंट्स की 1 जनवरी 2014 पे। तो वेरी सिंपल, डिस्काउंट करने के लिए एनवीटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, इस दिन खड़े होकर प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 80 इंटू 1 माइनस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है 14, तो 1.14, 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.14, ठीक है ना। तो 1.14 लिख देते हैं, मसला तो नहीं। कितने किराए हैं, 4, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.14, आंसर इज 233। वैसे तो डिस्काउंट वाला सवाल जब आए तभी ये करना चाहिए था एग्जाम्पल 2 को भी, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसको भी अभी कर देते हैं, क्या ख्याल है।
सेम सवाल है, लेकिन किरायाज आर पेड एनुअली इन, इसका मतलब भाई देखो सिंपल लोन में ये एडवांस में कोई पेमेंट नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि वो तो लोन होता है ना। लेकिन ये एसिड के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि वो एसिड देते साथ ही एक किस्त आपसे मांग लेता है एडवांस में, डाउन पेमेंट टाइप चीज़ें होती हैं ना जी। तो ये 80 दो, ये पहला 80 इधर ही ले लिया उन्होंने, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यानी पहले केस में क्या था, साल इस्तेमाल करने के बाद पहला किराया दिया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, पहले किराया देते हैं, फिर एक साल इस्तेमाल करते हैं, फिर एक किराया देते हैं, रेंटल लीज रेंटल, फिर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसकी डिस्काउंटिंग करनी है, प्रेजेंट वैल्यू इस दिन निकालनी है, तो मसला क्या होगा बताओ, बोलो। ये 80 तो ऑलरेडी यकम जनवरी 14 पे पड़ा है ना, इसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू इस दिन खड़े होकर निकालूं यकम जनवरी 2014 पर, तो 80 को छोड़ दो, पहले को, इसको माफ़ कर दो, और बाकी कितने बच गए, ले लेना है फिर भी इसको। 80 पहले वाले की प्रेजेंट वैल्यू भी 80 ही है, क्योंकि वो तो यकम जनवरी 14 में पड़ा है। वैसे ये सही है, करा दूँ, जब एडवांस का सवाल आना है वैसे ही उस वक्त भी करेंगे दोबारा, ठीक है। फिर अभी तो एरियर वाला सवाल आना है, एक आधा दिन, 1.14। अब ये 80 कितने हैं जो डिस्काउंट होने हैं, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.14। आंसर इज जी किधर, हाँ होगा, लिखा नहीं है, सॉरी, वो 80 को ही तो डिस्काउंट करना है, आई एम सॉरी। एटी इंटू 1 माइनस, ठीक है, तो 80 को ही तो डिस्काउंट करना था, 3 80 को जी। आंसर जाहिर है चेंज ही होना है, कितना, 266, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग की थोड़ी सी हमने रिवीजन की, अब लीज शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 41, मुश्तबा टेक्सटाइल, आज हमारा ये क्लास वर्क है। तो यकम जनवरी 2010 पे MTL एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, का मतलब ये लेसर है कि लेसी, एक्वायर्ड का मतलब ये लेसी है, ठीक है। MTL कौन है जी, लेसी, इसने एसेट लीज पर लिया है, ओके। और इसी की अकाउंटिंग हमने अभी कुछ दिन पढ़नी है, लेसर तो बाद में आएगा। फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। डिटेल ऑफ लीज आर एज फॉलोज, फेयर वैल्यू यानी कैश प्राइस ऑफ मशीन इज 412, जिसको मैंने क्या कहा है, लेसी के सवालों में आपने इसको क्या करना है, इग्नोर, ठीक है। हमारी तरतीब ही यही होगी कि वो फिर इंशाल्लाह वहीं पे पहुंच जाएंगे हम, लेकिन इसको नहीं लेना, परचे सवाल में गिवन होगा, इसको इग्नोर कर देना। लीज टर्म इज 4 years, इंस्टॉलमेंट ऑफ 130 इज टू बी पेड एनुअली इन एरियर। ये जो मैं असल में करा रहा था ना, वो यही करा रहा था, ताकि फिर दोबारा मुझे डायरेक्ट मैं करूं, मुझे ये टाइम लाइन ना बनानी पड़े और बातों बातों में समझ भी आ जाए आपको, ठीक है। 412 वाला ही हमारा सवाल है, ठीक है। अच्छा, 130 की इंस्टॉलमेंट है, एनुअली इन एरियर पे होगी, हर साल 31 दिसंबर को। ओनरशिप ऑफ एसेट विल बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ, ठीक है। ये वाली बातें आगे जाके काम आनी, फिलहाल तो सादा बात बस अभी सीख रहे हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज, तो ये डिस्काउंट रेट गिवन है, ये इम्प्लिसिट रेट क्या होता है ये भी कभी पता लग ही जाएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट कहता है छुपा हुआ, यानी इस लीज के अंदर जो रेट छुपा हुआ है, जो कार फरमाया रेट, वो क्या है, 10%, ठीक है। प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2010 एंड 11, फिर प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रीहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स फॉर 10-11, फिर नोट्स भी बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर द ईयर एंडिंग 10 एंड 11, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ ही करना है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपके एक्सप्रेशंस को देखते हुए मैं डिसाइड करूँगा कि पहले मैंने आपको वर्किंग सिखानी है, वर्किंग से जर्नल एंट्रीज सिखानी है, जर्नल एंट्रीज के बाद फिर हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने सीखने हैं, फिर नोट्स बनाने हैं, ठीक है।
ये हर चीज़ इंडिपेंडेंटली बनानी भी सीखनी है, पर आज पहला सवाल है तो सारी चीज़ें इकट्ठी बनाने का दिल तो है मेरा। अब आप लोग एंट्रीज के बाद फुस हो गए तो फिर I38 शुरू कर देंगे। अगर आप एंट्रीज के बाद भी ताज़ा हुए एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, उसके बाद फुस हो गए तो नोट नहीं बनाएंगे। तो जहाँ तक आप चलेंगे इसमें हम चलेंगे। नया स्टैंडर्ड है, आराम सुकून से करना होता है ना चीज़ों को, ठीक है, हाजमा सही रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर जो सीखनी है वो पहले ही सिखा दिया। वो क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की निकालनी है आपने, ठीक है। तो वर्किंग 1 हमारी हुआ करेगी लीज पेमेंट्स, और फिर उसी के अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और फिर वर्किंग 2 में हमने एक स्केड्यूल बनाया करना है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, इस वर्किंग 1 में हम लीज पेमेंट्स लिखा करेंगे और उसके बाद इन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाला करेंगे। अब मुझे बताइए लीज पेमेंट कितने की है? 130 की एक है, लेकिन लीज टर्म 4 साल है और एनुअली इन एरियर ये 130 पे होना है। तो इसका मतलब पूरी लीज टर्म के अंदर कितनी लीज पेमेंट्स आएंगी? 4। तो टोटल लीज पेमेंट क्या बनी? 130 इंटू 4 इज इक्वल टू जी 520, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप इज इन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अगले स्टेप में ये किया करेंगे हम, ठीक है जी। तो अब इसके लिए वैसे तो मैं आगे चल के ना आपको ये जो अगला स्केड्यूल बनाना है ना वो पहले बनवाया करूंगा, पहले 2 कॉलम, लेकिन फिलहाल चूंकि वो स्केड्यूल आपके सामने है ही नहीं, अभी तक ज़िंदगी का हिस्सा बना ही नहीं आपकी, तो फिलहाल डायरेक्ट ही कर लें, ठीक है। इसीलिए मैंने टाइमलाइन बनाकर यहाँ पर सिखा दिया था। ये इसी सवाल की टाइमलाइन बनी हुई है। ये 130 का एक रेंट, 4 साल की लीज, हर साल के एंड पे किराया, तो ये 4 किराए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ये एनुइटी के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो 130 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 412। तो 412 क्या है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पे। कोई बंदा अगर कैश लेके आज होंडा वालों के पास जाएगा तो उसको ये गाड़ी कितने में मिलेगी? 520 में, 412 में। हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक सर, 412 में। तो आप लोग फिर इस 412 वाली चीज के, ये बंदा इस 412 वाली चीज के 520 क्यों दे रहा है? भाई 4 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे दे रहा है, तो लेट पेमेंट के ऊपर फिर बैंक वाले कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट है ये लेसी के सवाल में हम इस तरह से नहीं निकाला करेंगे, ये लेसर के सवालों में जाके जरूरत पड़ेगी, लेकिन चूंकि पहला दिन है तो जरा पता लग जाए कि इंटरेस्ट इन दोनों फिगर्स के डिफरेंस का नाम है, ठीक है। आज कोई बंदा कैश में एसेट खरीदना चाहे तो ये एसेट उसको 412 का मिल रहा है, तो ये 520 रुपए में क्यों पड़ रहा है? 4 साल में पैसे देने हैं, एसेट तो आज ही आ गया, तो फिर लेट पेमेंट पर बैंक वाले कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस लेक्चर का पिछले लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आज कोई समझ नहीं आ रही थी, फिर अपनी विटामिन या प्रोटीन की कमी हो सकती है, ओके जी, या इंट्रो में कमजोरी हो सकती है, डेबिट क्रेडिट ना आता हो, फिर उसका मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कोई डायरेक्ट बच्चा थोड़ी आता है डेबिट क्रेडिट बगैर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, कोई नहीं ना होता। डेबिट क्रेडिट का तो पता होता है ना, एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम, इतना तो पता होता है ना, एक्सपेंस बढ़े तो क्रेडिट, अच्छा डेबिट, ठीक, पता है जी। अब 520 और 412 का जो डिफरेंस है ये है इंटरेस्ट, लेकिन ये इस पूरे सवाल में हम इस्तेमाल नहीं किया करेंगे। बहरहाल ये हमने सबसे पहले स्टेप में क्या निकाला जी? वर्किंग 1 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो सबसे पहले क्या निकाला करेंगे जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। उसके बाद मार्कर्स की चेकिंग चल रही है, तुम लोग भी आ जाओ। नेक्स्ट, अब मसला पता है क्या है जी? मसला ये है कि 130 रुपए की 4 किस्तें हैं,
हर किस्त के अंदर कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रही है और कुछ इंटरेस्ट। जैसे असल में ये लोन की तरह से ही है, मतलब आप कहीं से लोन लें, ये 412 रुपए का लोन लेकर आप खुद होंडा से जाके गाड़ी ले सकते थे, और लेकिन फिर बैंक को वो लोन की किस्तें वापस करनी थी 130 करके, तो उसके अंदर 412 ओरिजिनल अमाउंट भी आ रही होती और इंटरेस्ट भी होता। यहां पे फर्क सिर्फ ये पड़ा कि आपने बैंक से लोन लेने की बजाय बैंक को कहा कि वो एसेट ही दे दे, तो अब वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बेसिकली एसेट के पैसे हैं, क्योंकि वो पैसे आपने 412 बैंक से नहीं लिए बल्कि 412 रुपए का एसेट ले लिया। अब वो 130 के अंदर दो चीजें आप पे कर रहे हैं बैंक को, एक एसेट के पैसे प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट हर किस्त के अंदर। अब 130 में कितना प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट हो रही है, कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, ये अलग करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि लोन की रीपेमेंट को लोन अकाउंट में से डेबिट करना होता है और इंटरेस्ट को लोन में से डेबिट नहीं करते, वो तो एक्सपेंस होता है, पीएनएल में जाना होता है। तो प्रॉब्लम समझ आई? 130 रुपए की 4 किस्तें हैं, हर किस्त में कुछ प्रिंसिपल है और कुछ क्योंकि आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो पहले साल लोन कितना रहा, फिर जो किस्त पे हुई तो सिर्फ इंटरेस्ट तो पे नहीं हुआ, कुछ प्रिंसिपल पे हुआ, तो प्रिंसिपल भी चेंज होता जाएगा और इंटरेस्ट भी चेंज होता जाएगा। अब इस 130 में कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है, ये अलग करने के लिए हम एक वर्किंग किया करेंगे, एक स्केड्यूल बनाया करेंगे जिसका नाम है लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। क्या बनाएंगे जी? तो ये मैंने आज आपको नई चीज सिखानी है, लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, शेड्यूल। कोई यूके वाला दे, कोई यूएस वाला, जो मर्जी बोल दे भाई। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हम बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, फिर डिस्क्रिप्शन नहीं जी, वो पुरानी आते हैं, बस करें, इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट कॉलम क्या है जी? इंस्टॉल। तो अब थोड़े से बड़े होंगे ना, ये टाइमलाइन जो मैंने बनाई थी इसको रिप्लेस करेंगे इस टाइमलाइन से, टाइम बचाया करेंगे। तो आगे चल के मैं सवाल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले ये दो कॉलम बनवा दिया करूँगा, लेकिन फिलहाल जरा चलने दें ऐसे ही, ठीक है? हम टाइमलाइन अभी 1-2 दिन बनाते रहेंगे, जरा पक्का तो हो जाए, ठीक है? अब डेट, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट जो है उसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो अगले दो कॉलम इसी के आ गए, प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट और फिर बैलेंस। बैलेंस मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी, ठीक है? ये भी गया। नेक्स्ट। अब जरा 1 मिनट के लिए रुक जाएं, साथ साथ नोट ना करें। मेरे दिल में तो ये आ रही है कि मैं एक बार सारा स्केड्यूल बना देता हूँ, फिर मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको कहूँगा जरा बना लें, फिर आप बनाएंगे तो दोबारा फिर मैं बना देता हूँ, ठीक है? जरा डबल काम हो जाएगा, लेकिन आप समझ सही से लेंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना है। किस दिन लीज कमेंस हो रही है? 1 जनवरी 2010, ठीक है? कमेंसमेंट के दिन लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में बैलेंस के अंदर क्या आना है, पहला सवाल ये। और ये याद रखना, ये पहली लाइन सारी बाकी खाली रहनी है, सिर्फ यहां पर क्या आना है, यहां से लीज स्टार्ट होनी है ना, ठीक है? तो असूल स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपने लेसी के सवाल में लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को स्टार्ट करना है। ऑनलाइन वालों ये तो सो जाते हैं, कैसे किस किस को यूं लगता है घर पे जब ऐसे में कहता तो सो जाते हैं, तो सोए होते थे, हाथ खड़ा करें, सोए होते थे ना, सोए होते थे, वो भी सोए हुए थे अभी जिनको बोला है। तो ये अहम बात है, जाग जाएं सारे, हाँ ऑनलाइन वाले भी जाग जाएं, आप भी जाग जाएं, भाई जाग जाएं, भाई जाग जाएं, हैं जाग जाएं। IFRS 16 क्या कहता है, लेसी का सवाल हो और नॉर्मल लीज। अच्छा, लेसी की कोई नॉर्मल लीज नहीं भी होती, वो देखेंगे, मतलब ये नॉर्मल लीज हम कर रहे हैं, यही है मेन, ठीक है ना? तो अभी ऐसी है, लेसी का सवाल हो तो लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को एक तो बनाना जरूरी है, उसको स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। अब ये बातें याद रखने वाली हैं, बस यही लेसर का सवाल होगा, चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है? मैन्युफैक्चर डीलर का होगा तो ये चीजें नाम बदलेंगे, बस चीजें वही होंगी वैसे। तो क्या क्या असूल हमारे सामने आया जी? IFRS 16 क्या कहता है, लेसी का सवाल हो, नॉर्मल लीज हो, तो लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को आपने स्टार्ट करना है पीवी ऑफ एलपी से। याद रहेगा ये? तो यहां पर क्या चीज आया करेगी जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। पहला दिन है, मैंने लिख दिया।
तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से आपने लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। क्यों नोट कर रहे हैं साथ साथ? अच्छा वैसे लिख रहे हैं वो बात, हाँ लिखें लिखें। लेसी का सवाल हो तो लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को, नॉर्मल लीज तो बाद में पता लगेगा ना, कोई अब नॉर्मल भी होती है, तो फिलहाल तो मैं एक ही लीज आपके सामने। लेसी का सवाल हो तो आपने लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को कहां से स्टार्ट करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने रेंटल्स को प्लॉट करना है, ठीक है। पहला रेंटल कब आना है, मतलब पे करना है? 31 दिसंबर 2010। तो 31 दिसंबर 2010 पे 130। अच्छा साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन चलो पूरा कर लेते हैं। फिर 31 दिसंबर 2011 पे अगला किराया, 31 दिसंबर 2000, स्टेप्स यही होने हैं ना, 12 पे तीसरा किराया, और 31 दिसंबर 2013 पर चौथा किराया। समझ आई? सबसे पहले स्केड्यूल को स्टार्ट कहां से करोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। फिर उसके बाद क्या करोगे? रेंटल्स को प्लॉट करोगे। अब इस 130 के अंदर प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। अब 1 साल गुजरने पर जो आपने पहली किस्त पे की, तो उस पहली किस्त में कितने साल का इंटरेस्ट पे कर रहे होगे? बोलो। 1 साल गुजरने पर आपने पहली किस्त पे की, तो इस 130 की किस्त में कितने साल का इंटरेस्ट पे करोगे? 1 साल का ही करोगे, सादा सी बात है, ठीक है। अब वो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 27 कैसे निकाला आपने? 108 पे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर दिया आपने। 108 को भाई ने 4 पे डिवाइड कर दिया और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दिया। इडियट डेप्रीसिएशन। भाईजान होश के नेल्स लें। अब मैंने आपको क्या बोला था कि 412 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। यानी यही आप लोन लेकर खुद एसेट ले लेते तो ये बैंक को 412 का प्रिंसिपल वापस करना होता प्लस इंटरेस्ट। आपने लोन नहीं लिया बल्कि उधार पे एसेट ले लिया, तो ये एक तरह से समझो थोड़ी देर के लिए लोन ही है। तो बचपन में आपको पढ़ाया जाता है, इंट्रो में, शायद क्यूएम में भी पढ़ाया जाता है कि इंटरेस्ट निकालना हो तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है। अब लोन की प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? तो 412 रुपए पर 10% जो यूज किया आपने, यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है निकाले तो कितना बनता है? 41.2। अब ये 41.2 क्या है? ये यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट है, क्योंकि 412 रुपए समझो आपने लिए, समझो एसेट नहीं है, लोन है। थोड़ी देर के समझो, ये एसेट नहीं लिया आपने बल्कि बैंक से क्या लिया? लोन लिया। तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक 412 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा, बैंक के पैसे आपने इस्तेमाल किए, तो 412 रुपए पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बन गया कितना? 41.2। अब आपने तो पे किया 130, तो अगर 130 में 41.2 इंटरेस्ट है तो फिर बाकी क्या है? अब वो दूसरे स्टेप में क्या करोगे? पहले स्टेप में क्या किया? प्रिंसिपल बैलेंस के अंदर जो प्रिंसिपल आ रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट निकाला। अब टोटल इंस्टॉलमेंट में से, रेंटल में से इसको निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा? प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना बनता? 88.8। ये बात समझ आई? अब उधर रखें भाई। अब मुझे बताएं 412 में से आप क्या चीज माइनस करेंगे? 130 माइनस करेंगे ना? 130 माइनस नहीं करेंगे। 130 तो रेंटल है जिसके अंदर 2 चीजें थी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलग पे कर दिया तो ये प्रिंसिपल अमाउंट रीपे की है, तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट में से तो प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस होनी है। तो स्टेप 1 इंटरेस्ट निकाला, बैलेंस पे रेट लगा के। स्टेप 2 टोटल रेंटल में से इसको माइनस किया, बाकी क्या है? प्रिंसिपल। स्टेप 3 बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करें, 320 आउटस्टैंडिंग बैलेंस लोन का रह गया। तो इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जा रही है। तो भाई स्ट्रेट लाइन पे इंटरेस्ट नहीं निकलता था, आपने क्या कर दिया? सही है, 0.2 है, कोई नहीं, एडी गड़ी लड़ाई है। अब अगला साल आया, अब ये देखो 31 दिसंबर 10 एंड हो गया। अब 10 के एंड में हमने क्या किया?
130 पे किया जिसमें 41 रुपए इंटरेस्ट था और बाकी प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गई? कम। अब अगले साल ये आउटस्टैंडिंग है, ऐसा ही है। अब इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को 31 नंबर 11 पे जाकर देखेंगे तो ये वो पैसे समझ लो आपने बैंक के इस्तेमाल किए, पूरा साल इस्तेमाल किए, तो 323 यार, 2 पे 10% लगाएं, 32.3। बस ठीक है, एक डेसिमल तक अब चल रहे हैं तो एक डिजिट तक। अब अगर ये इंटरेस्ट बनता है इस साल 11 वाले का, तो 130 आपने पे किया, तो उसमें से अगर ये इंटरेस्ट है तो बाकी क्या है? कितना? टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल ही माइनस करें तो 32.3 था ना जी। कितना बचा? कितना बचा? 225.5। समझ आइए? तो स्टेप 1 बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट निकालोगे, यहां लिखोगे। स्टेप 2 टोटल रेंटल में से उस इंटरेस्ट को माइनस करोगे, प्रिंसिपल निकलेगा इस स्केड्यूल के लिए। स्टेप 3 बैलेंस में से प्रिंसिपल माइनस करके बाकी बैलेंस अपडेट कर दो। समझ आ रही है? ऐसे हुआ था, मुझे लगा समझ नहीं आ रही समझ? सही, बिल्कुल शीशा जी। 22.6 ठीक है। बकाया 130 माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 118.1। ठीक है। अब इस पर लगाओ 11.8। बकाया इसमें से डिफरेंस तो 2 निकलता है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर आ गया? दिस माइनस -0.1 आ गया। ये आ जाया करेगा, कोई मसला नहीं है, राउंडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, इसका एक और हल भी है। ये समझ आया? इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आपने पर्चे में ऐसे ही करना है। माइनस आता है ना, -0.1 आ रहा है ना, राउंडिंग की वजह से है। अगर आप एग्जैक्ट फिगर लेके चलेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक और हल है। अच्छा, 2 डेसिमल तक चलते शायद हो जाता, खैर चले। इसका एक और हल है, वो क्या है? ये समझ आ गया? ये बिल्कुल ठीक है, ये एंट्रीज इनसे होनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन इसका एक हल ये है कि आप यहां पे पहुंच चुके थे ना, आखिरी आ गया ना, आखिरी। ठीक है, राउंडिंग का डिफरेंस निकालना है, तो ये जो है ना 118.1 इधर लिख लो, तो बैलेंसिंग यहां पे क्या आ जाएगा? 11.9, तो ये 0 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट में बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। 0 ही करना है तो। ये समझ आई बात? ना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ बच्चों को होती है तकलीफ, 0 नहीं हो रहा, मजा नहीं आया, तो फिर ऐसे इंटरेस्ट के अंदर एंड पे डाल दें, राउंडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या पसंद है, ये या दूसरा? दूसरा ठीक है, चलो। तो यहां पर आ गया 11.8, यहां पे आ गया 118.2 और यहां पे आ गया -0.1। तो दोनों ऑप्शन ही सही हैं। तो यहां तक स्केड्यूल बनाना है आपने, यहां पे अब नहीं देखना है, अपने रजिस्टर से बनाएं, जल्दी करें। खबरदार किसी ने ऊपर देखा फिर वही ऊपर क्या लिख रहा हूं? स्केड्यूल भी खुद ही सोच के लिखना है के? बता नहीं दिया, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। वो भाई भी देख रहे हैं, हद होगी यार। नहीं देख, फिर मेरी तरफ भी नहीं देखना, नीचे देखो, जब तक स्केड्यूल बन ना जाए। सोच सोच कर लिखना है। 412 क्यों लिखा? पहली लाइन छोड़ना अक्सर भूल जाती है बच्चों को। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, हाँ एलपी लिख लिया करें, लीज पेमेंट को शॉर्ट है। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। ये पहली लाइन खाली छोड़नी है, डैश वगैरह नहीं डालनी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके लिए लाइन लगाई है सिर्फ ताकि आपको याद रह जाए पहली दफा में। क्लास शुरू होती ही मुक गई। चंद मई, परेशान किस बात से हो? ये क्वेश्चन मार्क पहले लगा दिया था, फिर बैलेंस की जगह पे है।
कुछ बच्चे 2 डेसिमल तक जा रहे हैं चेक करने के लिए, कोई नहीं, फिर भी राउंड ना हो तो एंड पे यही करना, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जल्दी करें, शाबाश। अब इसका और आपका जन्म जन्म का साथ है ये स्केड्यूल जो है। जैसे IAS 16 के सवाल में नहीं वर्किंग होती थी, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, P&L, बिल्कुल ऐसे ही लीज के सवाल में ये लीज अमाउंट स्केड्यूल लाजमी हुआ करेगा। ये क्या कर रहे हो, ये अच्छा, कैलकुलेटर ना होने की वजह से मसला आ रहा है। मसला तो फिर भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो आया है इसके ऊपर लगाओ 10%, तो इधर पहले लिखो, इधर लिख लिया, नहीं इधर लिखो ना पहले, इधर, हाँ डायरेक्ट इधर लिखो, तो अलग से वर्किंग कर रहे हो। अब ये लिखा गया, अब इस 130 में से ये माइनस करो कैलकुलेटर पे, कहीं अलग लिखने की क्या जरूरत है, समझ आई? टाइम तुसी चल नहीं रहे, अगे समझ नहीं आ रही, नकल कर लो, फिर दोबारा देखो, दोबारा करूं ये काम? कितना रहता? चलो एक बात दोबारा देख लो। सबसे पहली चीज, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट चाहिए होती है। लीज पेमेंट निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालेंगे, और फिर लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? PV ऑफ LP, यहां से उठाया हमने और 412 इधर लिख दिया। स्टेप 2, अब पहली लाइन खाली रखनी है, ये गलती कर जाते हैं आप अक्सर, बिल्कुल खाली रखनी है पहली लाइन, ठीक है? स्टेप 2, रेंटल्स को प्लॉट करें, इंस्टॉलमेंट्स, तो एरियर में इंस्टॉलमेंट्स है, एडवांस होंगी तो डेट बदल जाएगी बस, ठीक है? देख ले भाई इधर, अब डन। अब बैलेंस में जो पड़ा है ना PV ऑफ LP, दरअसल यही तो प्रिंसिपल अमाउंट है 520, और इसका डिफरेंस तो इंटरेस्ट है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट लगकर इंटरेस्ट निकला करता है, ठीक है? तो आपने 412 पे 10% लगाया तो 41.2 आया। अब 130 में से 41.2 को माइनस किया तो 88.8 आया। अब 412 में से इसको माइनस किया, 323.2 आ गया, ठीक है? साल खत्म। नेक्स्ट 323 यारिया 2 पर इंटरेस्ट रेट 10% लगा तो 32.32 बना। चलो 2 डेसिमल तक बचे जा रहे थे, बकाया कितना बचा? 197.68 आ गया। इसमें से इसको माइनस करें जी, 225.52, ठीक है? इससे भी डाउन ना हुआ तो फिर 22.556 है, 22.56 आ गया। इधर अब 11.81 नहीं हो जाएगा? देखो इस पे लगाओ 10%, 80 हो जाएगा। चलो मर्जी है जी, 118 पॉइंट, और यहाँ पे फर्क और बढ़ गया, -02 नहीं 12। कोई मसला? सही है। अच्छा, इसको ख़त्म करना तरीका क्या बताया है? इसको उठा के इधर लिखो और बैलेंसिंग इंटरेस्ट को निकाल लो एंड पे जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी ठीक है, ऐसे इस मुसीबत में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक तो है, कोई फ़र्क है नहीं, मसला नहीं है। ओके, अब आती है जनाब अगली कहानी। जनरल एंट्री से बात शुरू करते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड, ये जगह छोड़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 1, पेज नंबर
भाई ये कैमरे में नजर आ रहा है, देखो जरा, नहीं नजर आ रहा। खैर फर्क तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर ही था वैसे तो। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 41। लो मेरे बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, तो 1 जनवरी 2010 पर एसेट आया। लीज्ड एसेट सही, एसेट तो आया। और एसेट को अपनी किताबों में लेसी क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, कंट्रोल हमारा ही है, कंट्रोल लेसी का ही। और देखो एंड पे वैसे एक निशानी और भी आ रही है, एंड पे भी एसेट लेसी को मिल ही जाना है, तो सिर्फ नाम पे ना होना वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए रखा हुआ है लेसर ने, ठीक है। ओके, अब एसेट आया है तो एसेट डेबिट, एसेट आया है तो एसेट डेबिट। एसेट का नाम क्या है? मशीन, लीज्ड मशीन डेबिट कर दूं, लीज्ड मशीन डेबिट। बस इस लीज्ड मशीन को पुराने स्टैंडर्ड में लीज्ड मशीन ही लिख देते थे, इस स्टैंडर्ड ने आके इसका नाम बदलकर इसका नाम रख दिया राइट ऑफ यूज एसेट। क्या नाम रख दिया? राइट ऑफ यूज। यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पहले पुरानी एंट्री करता हूँ, बचपन में जैसे आप कर सकते थे, खुद करें तो आप क्या करें, आप कहेंगे जी लीज्ड एसेट या लीज्ड मशीन डेबिट। और अगली बात, पैसे कितने पे किए आपने इस दिन जब ये एसेट आया? तो 1 रुपया नहीं पे किया, तो उधार पे एसेट लेने की एंट्री तो आपको आती है, लीज्ड एसेट डेबिट और पेबल क्रेडिट, लीज्ड एसेट डेबिट और पेबल क्रेडिट। इस एंट्री में कोई मसला? अब ये एंट्री होनी किससे है? प्रिंसिपल अमाउंट एसेट के पैसों से, ठीक है, 412 से। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा बदलने लगा मैं, ठीक है। पहली चीज, इस स्टैंडर्ड ने IFRS 16 ने आके कहा कि लीज एसेट का नाम रखो राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज एसेट। अब तो वो लड़ाई भी खत्म हो गई कि एसेट हमारे नाम पे नहीं है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहता है, हमने कौन सा वो मशीन रिकॉर्ड की, हमने तो उस मशीन को यूज करने का जो राइट आपको मिला है 4 साल का वो रिकॉर्ड किया। क्या ख्याल है? तो बहरहाल लीज्ड एसेट ही है, नाम इसका क्या है स्टैंडर्ड में? राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज डेबिट हो गया, लीज मशीन नाम बस बदला है, बाकी वही मशीन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, ROU इसको प्यार से लिखा करेंगे ऑनवर्ड्स। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, और पेबल की बजाय लीज पेबल, इसको लीज लायबिलिटी लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं जी? असल लफ्ज तो इसका जो सही वाला है वो है लीज ऑब्लिगेशन, लेकिन जरा आपकी मर्जी का नाम जरा लिखा गया, ठीक है, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब याद रखने वाली बात क्या है, देख अभी तक मैंने आपको एक असूल बताया, वो क्या? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, लीज। अच्छा यार, ये जो आप यहां से वहां तक जूम आउट किया हुआ है तो सही नजर आ रहा होगा बच्चों को? नहीं ना? तो फिर आप क्यों इतना जूम आउट किया हुआ आपने? कर दें, मूव कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। बच्चों को नजर सही आना चाहिए। अच्छा, ये वैसे सही नजर आता था पूरा बोर्ड? जो ऑनलाइन कौन कौन लेक्चर लेके आया कल, सही नजर आता था? मोबाइल पे सही नजर नहीं ना आता, लैपटॉप पे देखो। अच्छा, नहीं सही नजर आता था? पहले 2 लेक्चर्स के बाद भी ऐसा हुआ था? वो तो पहले 2 लेक्चर्स में। अच्छा जी सुने, लीज लायबिलिटी को पहली बात क्या असूल बताया? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को स्टार्ट किससे करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। दूसरा असूल स्टैंडर्ड का, लीज लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करें? अब एक तो 412 नजर आ रहा है, बस कर दें, नहीं, पीछे असूल होना चाहिए क्योंकि इसी में चीजें ऐड होंगी, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी हमेशा रिकॉर्ड हुआ करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लीज लायबिलिटी में से किस पे रिकॉर्ड होगी? PV ऑफ LP पे, ठीक है। और राइट ऑफ यूज किस पे रिकॉर्ड होगा? इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो भी आज सुन ही लो, इसके लिए हम वर्किंग 3 कर लेते हैं। वैसे ये जरूरत नहीं पड़ा करेगी करने की मुश्किल सवालों से पहले, लेकिन मैं आज ही कहानी इसकी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली हमने राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट करना होता है उसकी कॉस्ट से, जैसे एसेट को डेबिट करते होते थे हमेशा उसकी कॉस्ट पे, तो ये भी एसेट की कॉस्ट पर ही डेबिट होना है, ठीक है।
तो राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज मैं निकालने लगा हूं। तो इसके अंदर क्या कुछ होना है, एक तो एसेट के पैसे आएंगे जो कि अभी क्या है, उधार, यानी बेसिकली इसमें एक चीज क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ठीक है, यानी जो पैसे हमने देने हैं कितने आ गए, 412। अच्छा ये देखो ये तो 412 पे क्रेडिट हो चुका हुआ है। राइट ऑफ यूज को डेबिट किससे करना है, अब इस सवाल में तो 412 ही है सिर्फ, लेकिन हम अगले सवालों की तैयारी कर लें। क्या मतलब, ये मशीन लाए हैं, हो सकता है इसको लाने पे कोई ट्रांसपोर्टेशन पड़ गई हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, फिर ला के उसको इंस्टॉल करना पड़ा हो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है, फिर कोई और इस तरह की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चीज हो सकती है। प्लस आज आपने जो मशीन लगाई है, जिस मुल्क में लगाई है, उसका लॉ कहता है कि जब यहां से जाओगे तो इसको उखाड़ के साइट रिस्टोर करके जाना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग भी। अब ये चूंकि हमारे यहाँ पे सिलेबस का पार्ट है, फ्रिक 1 पढ़ना है I37 में जाके, तो इसलिए अब इससे माफी नहीं है, तो ये जहां जहां पे आ सकेगा आएगा। तो इसका मतलब 3 चीजें और इसमें मैक्सिमम ऐड हो सकती हैं। नंबर 1 इंस्टॉलेशन, नंबर 2 ये सवाल में नहीं है, नंबर 2 इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट IDC, इसके अंदर वो सारा कुछ ही आ जाता है। मसलन आपने ये मशीन लेने के लिए जो एग्रीमेंट किया, तो आप वकील को साथ ले गए, सारा एग्रीमेंट उसने देखा, बैंक के साथ सारा, उसने कुछ फीस ली, जरूरी खर्चा है, इसी लीज की वजह से, लीज की वजह से खर्चा हुआ, ठीक है। फिर एसेट आया है तो उसके अंदर जो जरूरी खर्चे, इसलिए IDC का मतलब क्या है, अगर लीज ना होती तो ये कॉस्ट ना होती। तो इंस्टॉलेशन अलग मैंने वैसे कर दी ताकि जरा याद रहे, लेकिन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट IDC जरूरी खर्चा, सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन क्या है, लीज ना होती ये खर्चा ना होता, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गई लीज की, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग, जो भी लिख लें, डिसमेंटलिंग, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट इस सवाल में ये भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको तैयारी करा दी। आज तो आसान होता काम, अगर मैं पार्ट 2 में ये कर रहा होता ना IFRS 16, तो मैंने आज सिर्फ डायरेक्ट एंट्री कर देनी थी, 412 पे एसेट रिकॉर्ड कर लो, 412 डेबिट एसेट में और क्रेडिट लायबिलिटी में, नाम बदल के इसको कर दो राइट ऑफ यूज एसेट को, और लायबिलिटी का नाम बदल के कर दो लीज लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन आज थोड़ी सी बात जरा खोल के भी बयान कर ली हमने, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज एसेट ने रिकॉर्ड होना होता है अपनी कॉस्ट पे, जिसको हम वर्किंग 3 में निकाला करेंगे। अब इसको वर्किंग 3 करने की जरूरत कब पेश आएगी, जरा बता दो, जब सवाल के अंदर लीज लायबिलिटी पीवी ऑफ एलपी के अलावा भी कोई ऐसी चीज होगी उन 3 में से जो एसेट कॉस्ट में ऐड होनी, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट, कितने से हो गया, लो जी पहली एंट्री आपको मुबारक हो, आपने लीज की कर ली लेसी के सवाल में। लेसी के सवाल में लीज एसेट, लेसी के सवाल में राइट ऑफ यूज रिकॉर्ड होता है। अच्छा एक आधी चीज और भी है, लेकिन वो चूंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करते हुए आएगी सामने, तो वहीं पर ही फिर बताऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो फिलहाल न्यूमेरिकली एक आधी चीज और है, वो आ सकती है, आएगी भी सही कहीं सवाल में जाके, लेकिन वो एंड में पढ़ेंगे। ये 3 याद हो गए, तो चौथा एक चीज ऐड ही करनी है बस इसके अंदर, वो भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है जी, लेसी का सवाल हो तो राइट ऑफ यूज ने रिकॉर्ड होना है अपनी कॉस्ट पे, और उसकी कॉस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल हो सकता है, पीवी ऑफ एलपी, IDC, इंस्टॉलेशन, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, ठीक है। लेकिन लीज लायबिलिटी में, अच्छा ये दोनों फर्क हो सकते थे। आप जैसे मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा होता कि हमने 5 रुपए इंस्टॉलेशन के भी पे किए हैं, तो यहां पर 5 पड़ जाते हैं यहां पे, तो ये कितना हो जाए 417। अब यहां पे एंट्री कैसे पड़ती, हम यहां पे लिखते 417 इधर डेबिट, और इसके 412 से ही क्रेडिट करते, और बाकी कैश इंस्टॉलेशन का पे करके यहां क्रेडिट कर देते। यह बात समझ आई है। अब जब होगा तो इंशाल्लाह ये आसान ही होगा आपके लिए, फिर ये मुश्किल नहीं होना, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल तो ये एंट्री इतनी पूरी हो गई है, 412 पर ही आपने राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट किया। लेकिन ये ना कहीं आप समझ लो ना कि एसेट ने, राइट ऑफ यूज ने 412 से ही डेबिट होना होता है, रूल ये नहीं है। स्टैंडर्ड क्या कहता है, लीज लायबिलिटी ने पीवी ऑफ एलपी से क्रेडिट होना है, लेकिन राइट ऑफ यूज ने डेबिट होना है अपनी कॉस्ट से, और एसेट की राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में शामिल है पीवी ऑफ एलपी भी,
इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग भी, आईडीसी भी, और एक चीज और भी है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, डन। चलो, कोई मसला? अब आओ आगे। ये एंट्री मैंने कर दी है, ठीक है। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री हो गई है। तो राइट ऑफ यूज डेबिट यहां से किया और लीज लायबिलिटी क्रेडिट यहां से किया है। कोई मसला यहां तक? अब 31 दिसंबर 10 आ गया। अब 31 दिसंबर 10 पे हमने एक किस्त पे की है, ये सामने नजर आ रही स्केड्यूल पे आपको, ये किस्त पे हुई है। ये किस्त पे होने की एंट्री कोशिश करके बनाए हर बच्चा अपने दिमाग में, मुझे ना बताएं दिमाग में यहां देखकर मशवरा करके बना रहे हैं एंट्री। अच्छा नहीं, कर ले, कोई बात नहीं, पहली दफा एंट्री बना रहे, कर ले मशवरा, खैर है, मशवरा करके भी सही कर ले। ओह, यानी यार लीज की जिंदगी की पहली एंट्री खुद ही कर लिया आपने, सुभान अल्लाह, कमाल बच्चे हैं माशाल्लाह, चीते चीतियां। हाँ जी, कुछ जहन में आया? नहीं सर, सोचा ही नहीं, हम जहन में सोचे ऐसे इस्तेमाल हो जाए, खत्म हो जाए, अच्छा नहीं ना लगता। आप बताएं, ये 130 आपकी जेब से निकलना है, कैश क्रेडिट, कैश या बैंक जो भी है, क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 412 में से ये पे हुआ, 412 क्या है? लीज लायबिलिटी तो है। तो लीज लायबिलिटी में से कुछ कम हो रहा है, तो लीज लायबिलिटी कम करें तो क्या करते हैं? डेबिट। चलो, तो एंट्री बनी कैश क्रेडिट 130, लीज लायबिलिटी डेबिट प्रिंसिपल, क्योंकि वहां पर रखा ही क्या है हमने? प्रिंसिपल अमाउंट। लीज लायबिलिटी में रखा ही क्या हुआ है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां से निकाल भी क्या रहे हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। तो लीज लायबिलिटी को डेबिट पड़ेगा प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल अमाउंट, तो लीज लायबिलिटी डेबिट, ये पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। तो पहली एंट्री भी वर्किंग से बनी, एंट्री क्या बनी? लीज लायबिलिटी डेबिट 88.8, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 41.2, कैश क्रेडिट 130। लीज इंस्टॉलमेंट के पे करने की एंट्री आ गई ये, ठीक है। तो इंटरेस्ट पहले तरतीब से चलते हैं, ये इधर देखो, तरतीब से चलते हैं जरा। पहली एंट्री है, जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं तो जरा तरतीब से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है स्केड्यूल में आपको? 130 कैश पे हुआ, तो कैश या बैंक जो भी होगा ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 130 से। नेक्स्ट, लीज लायबिलिटी प्रिंसिपल अमाउंट से कम होगी, तो लीज लायबिलिटी 88.8 से डेबिट, 88.8 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये पीएनएल में जाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया 41.2 से, ठीक है, 41 पॉइंट, ठीक हो गया जी। ले जी, ये है लीज का स्टैंडर्ड, और क्या बस, ठीक है। नेक्स्ट, और तो कुछ नहीं होना, क्या ख्याल है? कुछ और भी होना है तो बोलो, और तो कुछ नहीं होना? नहीं, प्रिंसिपल तो रीपे हो गया ना भाई, अभी मैं बैलेंस शीट पीएनएल तो बना ही रहा, प्रिंसिपल रीपे हो गया, अब बस अगले साल पे चले। गलत बोल दोगे कुछ नहीं होगा, बोल दो। हाँ हाँ सही बोल रहे हो ना, इसी में कहा था, गलत भी बोल दें तो कुछ नहीं होगा। भाई एक एसेट आपने रिकॉर्ड किया है ना, राइट ऑफ यूज नाम का एसेट रिकॉर्ड किया है ना, तो एसेट रिकॉर्ड किया है तो एसेट को डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। तो ईयर एंड आया तो डेप्रिसिएशन होगी। अब डेप्रिसिएशन होगी राइट ऑफ यूज एसेट की, और डेप्रिसिएशन की एंट्री में कोई फर्क नहीं है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आज भी वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट करनी है। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सवाल चुप है तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर
उसने सिर्फ एक ही लाइफ दी है और वो है लीज टर्म, ठीक है। इसकी डिस्कशन में भी कल करें हम, जब यूजफुल लाइफ और लीज टर्म डिफरेंट हो जाएंगी तो डेफिनेशन के लिए क्या यूज करना है, इसके ऊपर भी पूरा अपना हमारा रूल है स्टैंडर्ड का, लेकिन आज नहीं। आज अगर कहीं यूज हो भी रही हुई किसी और सवाल में होमवर्क देता हूं तो मैं खुद बता दूंगा कि क्या करना है, तो बस वो कर लेना, डिस्कशन फिर उसकी कल। एक एक करके चीज़ पढ़ते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, रोज एक ही दिन में सारा कुछ कैसे पढ़ ले, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन करनी है, हमारे पास लाइफ ही सिर्फ एक है, वो 4 साल की लीज टर्म है और इसके एंड पे वैसे ही एसिड इसको मिल जाना है, तो राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करेंगे हम, राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करेंगे हम फिलहाल लीज टर्म पे, ठीक है। तो डेप्रिशिएट करना है राइट ऑफ यूज को। कॉस्ट हमारे पास राइट ऑफ यूज की कितनी है, अब ये 412 यहां से नहीं उठा रहा मैं, 412 मैंने उठाई है वर्किंग नंबर। ये इसलिए मैं आपको ऐसे तैयारी करा रहा हूं कि जब कभी चीजें इसमें एडिशनल आएंगी तो वर्किंग 3 से फिगर उठा करेगी, जिसको डेप्रिसिएशन के लिए हम यूज किया करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितने साल पे, 4 साल पे कितनी आ गई, 103 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। मसला समझ में आता है सारा मामला। अच्छा, अब एंट्रीज मुझे ना बाद में मिटानी पड़ सकती हैं अगर मैंने आज ही फैसला किया एक्सट्रैक्ट्स का और नोट वगैरह का, इतनी जगह नहीं है, तो अच्छा है ज़रा एंट्रीज की मोहताजी होनी भी नहीं चाहिए हमें। हम एंट्रीज बगैर एक्सट्रैक्ट्स बगैर एंट्रीज देखे करें, हम नोट बगैर एंट्रीज देखे बनाएं, तो ये अच्छा तो यही है, क्योंकि पर्चे के अंदर वो ये तीनों तरह की रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, नॉर्मली पूछ रहा है, वो जर्नल एंट्रीज भी मांग लेता है, वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनवा लेता है, वो सिर्फ नोट बनवा लेता है, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अगले साल की एंट्रीज करें। भाई उधर ले जाएं, अब तो यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ से मतलब ये पूरा ले लें जहाँ से आता हो। हाँ जी, डन। किस किस ने कर ली एंट्रीज, 1 2 3 4 5, शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखें जी, अगला साल आ गया, अब ये साल खत्म हो चुका हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाना है, तो बैलेंस शीट में जाना है ना, ये तो बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया था, अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 31 नंबर पे नजर आ रहा होगा 10 पे, ठीक है ना। तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, एंट्री हमने कर तो दी है इसकी, ये ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। अब अगले साल में फिर क्या हुआ है, 11 वाले साल में एक और किस्त पे हुई है, लेकिन प्रिंसिपल बदल गया तो इंटरेस्ट भी बदल गया। क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल का बदल गया था ना, पहले 412 से कम हो गया था, तो वो हमने वर्किंग में कर लिया हुआ है। अब इधर देखो जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, पहली एंट्री दोबारा कर लेंगे, होश के नेज लें और दलेरी से बोले नहीं, वो लीज पर एसिड जिस दिन आया था उस दिन की एंट्री है, वो एसिड लीज पर लिया था उस दिन की एंट्री है, फिर दोबारा क्यों करेंगे। उसके बाद हाँ, किस्तें तो हर साल पे होंगी, तो ये एंट्री हर साल होती चली जाएगी। तो 31 दिसंबर 11 पर एंट्री देखो, अब तो नहीं मूव करना पड़ रहा इसको, ये देखो जी, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। तो यहाँ पे अब हमने लिखा जी लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से जी, 97.68 से, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 32.32 से, और कैश या बैंक क्रेडिट 130 से, और डेप्रीसिएशन थे नाल ही आना, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 103, ठीक है जी। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग,
ये 1 घंटा 10 मिनट होगी, बता ही नहीं रहे आप, पार्ट 1 क्लोज कर दें।